चलिए जी आज हम पढ़ेंगे QR1 का स्टैट्स पोर्शन का लेक्चर नंबर 2 है आज का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ठीक है अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीन तो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हार्मोनिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके अलावा जो, चलिए ये आखिर में डिसाइड करते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ो, फिलहाल ज्योमेट्रिक मीन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज the nth root is the nth root of the product of n items or values मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर 1/n। अब इसको एग्जांपल्स के जरिए से समझो इस डेफिनेशन को। देखो, अगर आपके पास 3 नंबर है 2, 3, 4, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा 2 × 3 × 4 होल टू द पावर ऑफ, कितने वैल्यूज है? 1, 2, 3, 1/3। ठीक है, तो 2 3 are 6 and 4 6 are 24 होल टू द पावर ऑफ 1/3। तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन इसका। अगर मेरे पास वैल्यूज 2 हो 2, 3 और मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना चाहूँ तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? 2 × 3 होल टू द पावर ऑफ 1/2 मीन्स 6√। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वैल्यूज या आइटम्स बढ़ाता जाऊं, यहां तक बढ़ा दूं कि मैं n आइटम्स ले लूं। ये n एक जनरल नंबर होता है, ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन को फिर वो कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपके पास n आइटम है तो x1 x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर 1/n। तो अब आप डेफिनेशन के पीछे वापस आ जाओ। डिफाइन एज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स। जब n आइटम्स होंगे तो कौन सा रूट लिया जाएगा? nth रूट। किस चीज का? वैल्यूज का या आइटम्स का। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन। अब इसी ज्योमेट्रिक मीन की इसी डेफिनेशन को हम मॉडिफाई करेंगे। क्यों करेंगे भला? जरूरत क्या है उसकी? देखो, एक तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ही कम है। या मैं 2 ले रहा हूँ, या मैं 3 ले रहा हूँ, या मैं 4 ले रहा हूँ। और इसके अलावा ये nth रूट फाइंड करना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल बनता है। तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली इसी को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? सबसे पहले इस फार्मूला को दोबारा लिखो और हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर ऑफ 1/n। ठीक है, अब बोथ साइड पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू log ऑफ x1 डॉट x2 डॉट 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 xn होल टू द पावर ऑफ 1/n। ये n है। ठीक है अब देखो, हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n log ऑफ m।
लॉग के चार प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक ये है, ठीक है। तो देखो ये लॉग है, m की जगह ये है और n की जगह ये है, तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और log ऑफ m एज इट इज आ जाएगा। तो log ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/n सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये log ऑफ x1 डॉट x2 डॉट 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 xn एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद log की एक और प्रॉपर्टी है कि log m प्लस log m मल्टीप्लाई n, ये इक्वल होता है किसके, log m प्लस log ऑफ n के इक्वल होता है। देखो ये log है और ये इसके अंदर m प्लस n और इस तरह चलते जाओ, वैल्यूज गिवन है। तो log दो नंबर्स की अगर प्रोडक्ट हो रही हो तो उसको वो सम ऑफ टू में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये log की दूसरी प्रॉपर्टी है, टोटल है 4, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ इन दो की ज़रूरत है, ठीक है। तो log ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये सारे के सारे सम में कन्वर्ट हो जाएंगे 1/n, ठीक है, और ये बन जाएगा log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस ये चलता जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ xn, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक नोटेशन होती है, नोटेशन हमारे पास एक एग्जिस्ट करती है log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इक्वल होता है, सॉरी, हमारे पास एक नोटेशन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं समेशन के लिए। इसका मतलब ये है कि x log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ xn, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है कि हम सिंपली लिख के log ऑफ x, ठीक है। इस सब को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और ये 1/n में इसके नीचे लिख सकता हूँ ना सिंपली ऐसे n, ठीक है। n लिखना या इसको ऐसे लिखना समेशन log ऑफ कैपिटल X अपॉन n, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो देखो log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाएगा समेशन log ऑफ x अपॉन n के इक्वल, ठीक है। और ये x क्या है, x वही वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो इस log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे। तो जब बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो log इस साइड से ख़त्म हो जाएगा, एंटी लॉग और ये ब्रैकेट समेशन log ऑफ x अपॉन n बन जाएगा, ठीक है। तो ये असल फार्मूला बन जाता है आप लोग के ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल आप लोगों को इससे पहले जो करवा दिया है, ये 2, 3, 4 का या 2, 3 का, तो वो सारे के सारे इससे कैलकुलेट हो सकते हैं। देखो कैसे करोगे, अगर मैं इसके थ्रू जाऊं, x आप लोगों के पास है 2, 3, 4, जैसे यो बल्ला मत सकता है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले log ऑफ x कैलकुलेट करो। log ऑफ x का मतलब क्या है, log ऑफ x का मतलब ये है कि log ऑफ 2 फाइंड करो, log ऑफ 3 फाइंड करो, log ऑफ 4 कैलकुलेट करो, ठीक है। log ऑफ 2 से जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर को दे दो, log ऑफ 3 से जो वैल्यू आएगी, log ऑफ 4 से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उस सब को सम कर दो, ठीक है, उस सब को सम कर दो। तो उसका वो आपको वो इक्वल आ जाएगा log ऑफ x की इक्वल। सपोज ये x है, ये y आ गया, ये z आ गया, तो x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, प्लस z। और नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें कितने हैं, 1, 2, 3। तो देखो आप कैसे अप्लाई करोगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log ऑफ x की जगह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z। आप जब इसको कैलकुलेटर के थ्रू करोगे तो ये नंबर्स आने चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो एंटी कैलकुलेटर को ये दे दो, इससे आप लोगों के पास आसानी के साथ जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला
ये सबसे पहला था, ठीक है। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि अरिथमेटिक मीन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए पढ़ा था। तो जब डिस्क्रीट डेटा आएगा सिंपल, जिसको, या अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, हाँ, जब डिस्क्रीट डेटा आएगा, जब डिस्क्रीट डेटा आएगा जब डिस्क्रीट डेटा आएगा तो फार्मूला कौन सा चलेगा, यही वाला फार्मूला चलेगा, समेशन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन और इसका एंटी लॉग, ठीक है, ये फार्मूला चलेगा। अब कभी कभार हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में ही, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होता है, रेपिटेशन होती है। डेटा में हमारे पास क्या होती है, रेपिटेशन होती है। तो उसमें, उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में होता ये है कि हम फार्मूला यही लगेगा, लेकिन उसमें फिर हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू मॉडिफिकेशन कर लेंगे। देखो, सपोज अगर मेरे पास एक डेटा है ये, अब देखो फार्मूला उससे कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। सपोज मेरे पास डेटा है 5, 8, 10 और 15, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये 5 खुद को रिपीट कर रहा है उस डेटा के ऑब्जर्वेशन में 2 टाइम्स, 8 रिपीट कर रहा है खुद को 4 टाइम्स, 10 रिपीट कर रहा है खुद को 1 टाइम्स और 15 रिपीट कर रहा है खुद को 3 टाइम्स। तो जनरली हम, अगर मैं सबसे बेसिक फार्मूले की बात करूं तो वो कैसे होगा, वो होगा 5.5.8.8.8.10.15.15.15 होल टू द पावर ऑफ 1/10, चूंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं 10, ठीक है। तो ये देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 2.8 टू द पावर ऑफ 4.10 टू द पावर ऑफ 1.15 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर 1/10। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसके साथ, ये मैं असल में इस फार्मूले को मॉडिफाई करूंगा ताकि मेरे पास अगर ऑब्जर्वेशनल डेटा में रिपीटिशन आ जाए, जैसे कि ये है, ये डेटा सेट अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5.5.8.8.10.15.15.15, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक डेटा जो लिखा गया है ये 2 3 4, तो इसी टाइप का एक डेटा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिपीटिशन है, ठीक है, डेटा खुद को रिपीट कर रहा है। तो देखो इस टाइप ऑफ डेटा के लिए हम कैसे रिजल्ट मॉडिफाई करेंगे, तो अगर आप गौर से देख लो, ये आपका x1 है और ये आपका f1 है। देखो ऑब्जर्वेशनल डेटा सेट में सबसे पहला नंबर पे कौन सा आता है, इसको हम कहते हैं x1, और ये फ्रीक्वेंसी में ये क्या है, ये आपका f1 है। ये आपका x2 कहलाता है, ये आपका f2 कहलाता है। ये आपका x3 कहलाता है, ये आपका f3 कहलाता है। ये आपका x4 कहलाता है और ये आपका f4 कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज टर्म में कर दूं अपने फार्मूला के मॉडिफिकेशन के लिए, तो ये बन जाएगा x1 पावर f1 डॉट x2 पावर f2 x3 पावर f3 डॉट x4 पावर f4 होल टू द पावर। अब देखो ये 10 क्या है, अगर आप गौर से देख लो, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस 10 को आप रिप्लेस कर सकते हो किस चीज़ से, 1/n के साथ, ठीक है। और ये n किसके इक्वल होता है, समेशन f के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये तो मेरे पास डेटा सेट में 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है, आइटम्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास n टर्म्स हो जाए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरे पास nth टर्म्स हो जाए, ठीक है, और उसमें रिपीटिशन भी हो, तो तब यही ज्योमेट्रिक मीन का ये जो फार्मूला है ये क्या बनेगा, ये ज्योमेट्रिक मीन का ये जो फार्मूला बनेगा फिर nth टर्म के लिए बनेगा x1 f1 डॉट x2 f2 डॉट 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 xn fn होल टू द पावर 1/n बनेगा। अब ये तो मेरे पास, चूंकि नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म्स और ऑब्जर्वेशनल वैल्यू अगर वो कम हो तादाद में तो ठीक है, आप ये यूज़ कर लो। सेम वही बात है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप अगेन आपको फार्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फिर वही करोगे, लॉग बोथ साइड लोगे, ठीक है, लॉग ऑफ
यही सब कुछ दोबारा आ जाएगा, x1 f1 x2 f2 डॉट 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 xn fn होल टू द पावर 1 अपॉन n। वही फार्मूला लगाया, वही लॉग का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, 1 अपॉन n सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ x1 f1 डॉट x2 f2 डॉट 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 xn f पावर n। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब वही लॉग के अंदर वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको हर एक टर्म पे लॉग को अप्लाई करूं तो ये log m मल्टीप्लाई n, तो ये क्या बन जाएगा, ये वही सम में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n log x1 f1 प्लस log x2 f2 प्लस डॉट 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 प्लस log xn f पावर n। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूँ हर एक स्टेप को, तो ये log m पावर n का फार्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn log xn। ठीक है, और ये वही आपका log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, अब वही बात कि इस सब को आप समेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो समेशन f log x। ठीक है, और ये n इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एज इट इज आ जाएगा। अब वही बोथ साइड एंटी लॉग ले लो, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन f log ऑफ x अपॉन n बन जाएगा। तो ये जी आपका मॉडिफाइड फार्मूला है जब आपका ऑब्जर्वेशनल डेटा में रिपीटेड एलिमेंट होते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो अगर आपने उसी डेटा को दोबारा, अगर इसी को आपने सॉल्व करना है इसको, हाँ, तो क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, फार्मूला क्या है, चलो इसको दोबारा साफ तरीके से लिख लेते हैं, x और ये आपका है f। तो सबसे पहले है 5 8 10 15 5 8 10 और ये बनता है 15 और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी इसकी थी 2 4 1 3 2 4 1 एंड 3। तो और फार्मूला क्या है, फार्मूला है एंटी लॉग समेशन f log x अपॉन n तो सिंपली हमारे पास क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का सम जो कि इक्वल है 10 के। ठीक है, ये इक्वल हो गया समेशन f के जो कि इक्वल है n के। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले log ऑफ x निकालो। log ऑफ x का मतलब क्या होगा, log ऑफ x का मतलब होगा log ऑफ 5 log ऑफ 8 log ऑफ 10 और log ऑफ 15। ठीक है, और अब f log x का मतलब क्या होगा, f log x का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई log 5 4 मल्टीप्लाई log ऑफ 8 1 मल्टीप्लाई log ऑफ 10 और 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 15। कैलकुलेटर को दे दो ये वैल्यू, इससे आ जाएगा x मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इससे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इन सब को जब आप सम करोगे तो वो इक्वल होता है समेशन f log ऑफ x के इक्वल। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। अब मैं नहीं जानता, आप कैलकुलेटर को दे दो कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसमें पुट करो एंटी लॉग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर होल डिवाइडेड बाय n किसी के इक्वल होता है, n इक्वल होता है समेशन f के, और समेशन f इक्वल आया है 10 के। तो ये कैलकुलेटर को दे दो, आपको कैलकुलेटर जो भी जवाब देगा वो आपका जवाब हो जाया करेगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ डेटा होता है जिसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, ये अब तक हमने जो 2 एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा।
ठीक है। अब ग्रुप डेटा के बाद, ग्रुप डेटा के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसकी भी अपनी एक डेरिवेशन है लेकिन वो अननेसेसरी है, ठीक है। वो क्या है, वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, वो क्या है, वो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ log ऑफ एक्स एम अपॉन एन, ठीक है। बस बाकी तो ये वही है, बस ये एक्स एम आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल करवाता हूँ। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि आप लोगों के पास एक क्लास है जिसमें हमने क्या बनाया है, जिसमें हमने ये क्लासेस बनाए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। अब फ्रीक्वेंसीज क्या क्या गिवन है आप लोगों को। ग्रुप डेटा क्या होता है, जो रेंज के फॉर्म में गिवन होता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर पर्टिकुलर, जिसको हम कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं, जिसमें मिसिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अब क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास गिवन हो 2, 3, 4, 3 और 1। अब देखो इस फार्मूला में ये जो एक्स एम गिवन है, ये क्या चीज़ है, ये एक्स एम जो है ये हमारे पास क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ द क्लास कहलाएगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल आता है 2.5 के, ठीक है। सिमिलरली 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल आता है 15/2 जो कि इक्वल होता है 7.5 के। इसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल आता है 12.5 के। इसके बाद 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल आता है 22.5 के। 7.5, सॉरी मिस्टेक तो नहीं, 0 से 5 2.5 है, 5 to 10 7.5, 10 to 15 12.5, सॉरी ये 17.5 है ना यार, 17.5 और 20 to 25 हमारे पास है 20 to 21 हमारे पास 20 + 25 तो 45 डिवाइडेड बाई 2 तो 22.5, ठीक है। हाँ वही जो मैं बताना चाहता था, सही है बिल्कुल। अब बाकी मेथड वही सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को, log ऑफ एक्स एम चाहिए आपको, log ऑफ एक्स एम। log ऑफ एक्स एम का मतलब है log ऑफ 2.5, log ऑफ 2.5, log ऑफ 7.5, log ऑफ 12.5 और log ऑफ 17.5 और log ऑफ 22.5, ठीक है। और f log ऑफ एक्स एम किसके इक्वल होगा, f log ऑफ एक्स एम वो आप इन दो को मल्टीप्लाई करो, मीन्स 2 × log ऑफ 2.5, 2 × log ऑफ 2.5, 3 × log ऑफ 7.5, 4 × log ऑफ 12.5 और 3 × log ऑफ 17.5, log ऑफ 17.5 और 1 × log ऑफ 22.5, ठीक है। अब इनको सम कर लो, मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी है। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसको हम कहते हैं समेशन f log एक्स एम, ये इक्वल होता है 12.8908, ठीक है। और बाकी समेशन n किसके इक्वल होता है, n किसके इक्वल होता है, n इक्वल होता है समेशन f के इक्वल, ठीक है, जो कि इक्वल आएगा इस केस में 13 के इक्वल। 2 + 3 5, हाँ 2 +
3 + 1 4, 8, 8 11 और 2 13 बिल्कुल। तो ज्योमेट्रिक मीन में पुट करो एंटी लॉग 12.8908 होल डिवाइडेड बाय 13। तो ये इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों के पास जो आएगा 9.808 आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? याद रखो डेटा, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो डिस्क्रीट में वही नंबर्स के फॉर्म वाला होता है। ठीक है, कंटिन्यूस में जो आपको डेटा दिया जाता है जिसको आप ग्रुप डेटा भी कहते हैं, और डिस्क्रीट को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये जो मैंने पहले जो लेक्चर्स पढ़ाए थे क्लासेस में, तो ये मैंने तब बताया था। ठीक है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो वहां से दोबारा रिकॉल करवाएं खुद को। ठीक है, हाँ जी, तो ये 3 फार्मूलाज हो गए। ठीक है, जिसमें 2 डिस्क्रीट के लिए है या जिसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, और इसमें से जो एक फार्मूला है जो कि अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ग्रुप डेटा के लिए, या जिसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज कह लो या इम्पोर्टेंट पॉइंट कह लो ज्योमेट्रिक मीन के, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन की, या जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, कि हम ज्योमेट्रिक मीन को कैन नॉट बी कैलकुलेटेड if any observation is 0 or negative value। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लो। हम हर एक प्रॉपर्टी को एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो इससे आप लोगों को ये बेस्ट समझ आएगा। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन में आ जाए 2, 5, -7 एंड 1। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूं 2.5.-7.1 होल टू द पावर 1/4। तो देख लो, आप लोगों को याद होगा कि जब रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आती है और पावर आपका क्या हो, रूट का जो आपका जो वैल्यू है अगर वो इवन है, तो ये क्या होता है? ये ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये अनडिफाइंड एरर देता है आपको कैलकुलेटर। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दूं, अगर मैं 2 और -7 ले लूं और मैं कह दूं कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, तो ज्योमेट्रिक मीन जब मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा अंडर द रूट। चलिए मैं बेसिक से करा देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 × -7 होल टू द पावर 1/2। तो ये बन जाएगा -14 होल टू द पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर द रूट -14। और ये अंडर द रूट -14 आप कैलकुलेटर को दे दो तो वो आपको देगा साइंटिफिक एरर। ठीक है, साइंटिफिक एरर। पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो इसी के ऊपर खड़ी है, जिसको फिर हम आयोटा बोलते हैं और आर्गन डायग्राम बनाते हैं, और फिर हम उससे एक पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स थ्योरी बना देते हैं हम उससे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वैल्यूज के लिए इस वजह से डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अब जीरो के लिए ये वर्क क्यों नहीं करता? जीरो के लिए ये इस वजह से वर्क नहीं करता, जीरो के लिए ये इस वजह से वर्क नहीं करता। आप देख लो, अगर मैं ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को ज़ीरो कर दूं, जैसे कि 10, 20, 40, और एक में ले लूँ ज़ीरो, अब इसके साथ मैं इनफाइनाइट वैल्यू लिख दूं, और अब मैं निकालना चाहता हूँ ज्योमेट्रिक मीन्स, एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं बेसिक फार्मूला लिखवाऊँ तो 10 × 20 × 0
मल्टीप्लाई 40 और डॉट 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 और ऊपर मैं कुछ भी लिखूं तो ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो की पावर में कुछ भी आ जाए फिर भी क्या आएगा, ये ज़ीरो ही आएगा फिर भी। तो अगर ऑब्जर्वेशन में ज़ीरो आ जाए फिर आपका डेटा या ऑब्जर्वेशन चाहे कुछ भी हो तो आपका ज्योमेट्रिक मीन फिर क्या होता है, ज़ीरो, जो कि एक गलत आंसर है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की लिमिटेशंस है। हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए और ज्योमेट्रिक मीन को भी यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए। कुछ मौके पर ये बेहतर रिजल्ट देता है, कुछ मौक़ों पर ये बेहतर रिजल्ट देता है। यूज़ दोनों होते हैं एवरेज को निकालने के लिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के कुछ लिमिटेशंस है, जिसके दो लिमिटेशंस ये है कि नेगेटिव वैल्यू के लिए काम नहीं करता और ज़ीरो के लिए काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा 1 मिनट वेट करें, ठीक है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास है कि लॉगरिथम ऑफ log of geometric mean for a set of observation is the arithmetic mean arithmetic mean of the logarithm of log of the observation। चलिए, जब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ वैल्यूज़ है मेरे पास। सपोज़ मैं इनको नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी। ये नंबर्स भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी समझानी है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन लूँगा तो वो कैसे लिया जाता है, ए डॉट बी डॉट सी होल टू द पावर कितने नंबर्स है, 3, तो 1/3, ठीक है। अब बोथ साइड लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए डॉट बी डॉट सी होल टू द पावर 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये बन जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा लॉग ए डॉट बी डॉट सी। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये लॉग वही फार्मूला है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। और क्या मैं इस 3 को इसके नीचे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो अब देखो, अगर मैं गौर से देख लूँ इसको, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, क्या ये अरिथमेटिक मीन का शेप नहीं है? ये अगर आप गौर से देख लो तो ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक मीन है, लेकिन क्या हुआ है, हर एक टर्म के साथ लॉग इजाफी लगा है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये लॉग ऑफ अरिथमेटिक मीन बन जाएगा ना, ठीक है। तो देखो, और ये राइट लेफ्ट साइड पे क्या है कि लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द लॉग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन। log of geometric mean for a set of observation is arithmetic mean of the log of the observation, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लो, जो ऑब्जर्वेशन है उसका लॉग के साथ मिलके अरिथमेटिक मीन बना है।
वो कहते हैं कि जब ज्योमेट्रिक मीन का आप लॉग लोगे, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन का, वो इक्वल आएगा लॉग ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रहा है। हाँ जी, आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है या अरिथमेटिक मीन है, दोनों एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम अरिथमेटिक मीन के अलावा ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसका पार्शियल आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ और पार्शियल आंसर अभी भी दे देता हूँ कि कभी कभार नहीं, लेकिन जब भी, चलो मैं लिखवा देता हूँ फिर बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ यूज़फुल, geometric mean is useful in average ratio and percentage increase and decrease। इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ। एक सर्वे कंडक्ट हुआ है एक कंपनी का, ठीक है, और उस कंपनी से डेटा निकाल के लाए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम 2010 टू 2012 price of item is increased by 5%, 8% and 77% respectively, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि what is the annual increase, what is the annual increase in item, ठीक है। तो चलो सबसे पहले वो डेटा लिख लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है कि एक्चुअल तो ये है 2009, जिसमें था आइटम की जो प्राइस थी वो थी 100, फिर 2010 में 5% जब इंक्रीज आया तो वो बन गया 105, फिर जब एक और साल गुजर गया और 8% इंक्रीज आ गया तो ये बन गया 113.4। ये वैल्यूज पे मैं पहले से लिख चुका हूँ तो इस वजह से मैं इसको लिख पा रहा हूँ, ठीक है। 2012 तो ये था 77% और ये था 200.71 है, ठीक है। चलिए जी, ये वो कहते हैं कि फ्रॉम द स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि पहले 5% इंक्रीज आया, फिर 8% और फिर 77%, ठीक है। वो कहते हैं कि ओरिजिनली जो आइटम की प्राइस थी वो थी 100 रुपीज़, फिर वो कहते हैं कि जब साल 2010 आया तो इस 100 में से 5% इंक्रीज आ गया, तो 100 का 5% होता है 5, जब आप वो 100 में ऐड करोगे तो आ जाएगा 105, फिर 105 में आइटम महंगा हो गया 8%, तो 105 का 8% होता है 8 पॉइंट समथिंग होता है, जितना भी होता है, ठीक है। तो वो इसमें ऐड करके ये बन गया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि 113.4 में जब 77% इंक्रीज आ गया तो आइटम की जो प्राइस हो गई वो ये आ गई, ठीक है। अब ये मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, मैं आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बता रहा हूँ कि हम क्यों ज्योमेट्रिक मीन को फिर यूज करते हैं और अरिथमेटिक मीन को तोड़ देते हैं, ठीक है।
तो देख लो आपके पास ये जो डेटा गिवन है 5, 8 और 77, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन जब आप निकालोगे तो वो बन जाएगा 5 + 8 + 77 डिवाइडेड बाई 3, जो कि इक्वल बनता है 26.2% के। 26.2, लेकिन चूंकि वैल्यूज परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में बन जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो 5.8.77 होल टू द पावर 1/3, जो कि बनता है 30 के इक्वल अप्रॉक्सीमेट। तो ये बन जाएगा 30%। सॉरी मैंने उल्टा निकाल दिया है, ये है ये इक्वल आता है 26.2% के इक्वल, और ये इक्वल आता है 30% के। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंक्रीज ले रहे हैं, एवरेज इंक्रीज। जब हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स के ज़रिए से हमने जो एवरेज निकाला है उसका जो इंक्रीज है वो क्या है 26.2%। तो अब हम उस लिहाज से इंक्रीज कर रहे हैं। देखो पहले था 100, इसका 26% बन गया 126.2, इसका 26.2%। फिर जब मैंने दोबारा 8% जब इंक्रीज आया तो वो बन गया 159.26। और फिर जब दोबारा हमने इसका 26.2% निकाला तो वो बन गया 200.49। ठीक है, अब जब हमने अरिथमेटिक मीन का एवरेज इंक्रीज निकाला तो वो था 30%। तो 100 का 30% कितना होता है 130। 130 का 8% कितना होता है, वो होता है 169। और 169 का 77% कितना होता है, वो होता है 219.7। तो देख लो, अब दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों की कंपैरिजन कर लो। ये एक्चुअल डेटा था, ये जो डेटा था ये एक्चुअल था, ओरिजिनल था बिल्कुल। वो था वो अब मैं इसकी समराइजेशन बताता हूँ आपको कि एक आइटम था जो 100 रुपये का बिक रहा था। साल 2010 में वो 105 पे चला गया, साल 2011 में वो 113 पे चला गया, और साल 2012 में वो 200 पे चला गया। हमने जब ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेशंस की तो हमें पता चला कि उसमें जो इंक्रीज आया था वो था 126 2010 में, 159 2011 में, और 200.49। ठीक है, जब साल 2012 आया। लेकिन उसके अगेंस्ट जब हमने अरिथमेटिक मीन को के ज़रिए से एवरेज निकाला तो उसमें जब एक्चुअल आइटम की प्राइस देखी गई तो देखो, तो एक्चुअल में और जो हमने एवरेज के थ्रू कैलकुलेट किया है अरिथमेटिक मीन के थ्रू, कितना फ़र्क है, 19 पॉइंट समथिंग का फ़र्क है, और इसमें पॉइंट समथिंग का फ़र्क है। तो देख लो यहाँ पर कौन सी एवरेज ज़्यादा इफेक्टिव रही। ज्योमेट्रिक मीन की जो एवरेज थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन के। तो इस वजह से जब भी आप परसेंटेज इंक्रीज देखोगे या डिक्रीज देखोगे तो उसके लिए जो बेस्ट एवरेज जो काम करती है वो है ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, तो इतनी कहानी समझाने का मतलब ये था कि इस वजह से हम ज्योमेट्रिक मीन को कभी कभार प्रेफर करते हैं, कभी कभार अरिथमेटिक मीन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड ही नहीं कर सकते नेगेटिव और ज़ीरो के लिए। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हम प्योरली ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम जब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप कभी पढ़ोगे, तो इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड करते हो तो उसमें हम प्योरली हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो है कि ज्योमेट्रिक मीन इज most suitable when large
large weights in large weights have to be given to small item, and small weight to large item, small weight to large items. चलिए इसको भी उसके थ्रू निकालते हैं, x एंड f। तो ये आपका है 2, 4, 20 एंड 40। ये है आपका 10, ये आपका है 8, ये है 2, ये है 1। देखो इसमें जो वैल्यू लार्ज है, ठीक है, उसकी वेट कितनी है, उसकी वेट है कम। और जो वैल्यू स्मॉल है वो क्या है, वो है लार्ज। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है लार्ज है। तो इस टाइप ऑफ डेटा के लिए अगर आप मीन निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहें, तो बजाय अरिथमेटिक मीन के आप ज्योमेट्रिक मीन आपको बेटर आंसर देगा। अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो इसका अरिथमेटिक मीन निकल कर आता है 6.28, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन निकल कर आता है वो निकलता है 3.7। तो इस केस में ये 3.7 एक बेटर एवरेज है रादर देन इस 6.28 के। देखो ये किस चीज़ का पार्ट है, ये है सेंट्रल टेंडेंसी का। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि पूरी ग्रुप या पूरी ऑब्जर्वेशनल डेटा को जो रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में अगर आप देख लो तो ज़्यादा वेटेज क्या है, कौन सा नंबर बेस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है ये 3.7। ठीक है, वो इसको बेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप देखो ना तो ज़्यादा हुजूम कहाँ पे बनता है, वो इस 2 और 4 के आसपास बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10 और 8, तो अगर मैं 6 की बात करूँ तो वो अहेड है 4 से। ठीक है, तो इस वजह से ये वैल्यू ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो अरिथमेटिक मीन में, कि इफ़ ऑल दी ऑब्जर्वेशन आर द सेम, if all the observation are the same then geometric mean is also the same। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका 2,2,2, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 2, 8,8,8, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 8। जितने भी आप कर सकते हो तो कर लो। क्यों इसका 8 आता है, देखो 8.8.8 होल टू द पावर 1/3, ये बेसिस सेम पावर 8 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 कैंसिल तो 8 आ जाएगा। तो अगर आप जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करोगे उसी की पावर पे आएगा, तो पावर कैंसिल होके दोबारा वही आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है और वो है कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ values of series will be unchanged when geometric mean is substituted for each observation। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर आपके पास डेटा है 2, 4 और 8, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, इसका ज्योमेट्रिक मीन आता है 4। ठीक है, तो 2 × 4 × 8, वो कहते हैं कि अगर आप इसकी हर एक वैल्यू को रिप्लेस कर दो 4 से, 4 × 4 × 4, वो कहते हैं इससे जो जवाब आएगा और इससे जो जवाब आएगा वो दोनों सेम होंगे। तो आप चेक कर लो, 2 4 8, 8 8 64 इज इक्वल टू, बस इसको देखो भी मत और ये भी 64 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ
z is equal to x dot y, then geometric mean of z is equal to geometric mean of x multiply the geometric mean of y। देखो वो कहते हैं अगर आपके पास ये डेटा इस तरह के फॉर्म में होता है ना, x और y और z, वो कहते हैं अगर एक डेटा आपके पास इधर है, एक डेटा आपके पास इधर है और एक तीसरा डेटा है, वो डेटा इक्वल है x डॉट वाई के, तो अगर आप z की ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली वो इन दो ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल खुद कर लो। ठीक है, इधर कुछ डेटा लिखो 2 4 6 8, इधर भी लिखो कुछ 3 5 7 लिखो, फिर उसकी प्रोडक्ट करके इधर लिखो, तो z का ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आएगा सिंपल इसके इन दोनों के प्रोडक्ट के। सिमिलरली ये डिवीजन के लिए भी ट्रू है कि इफ z इज इक्वल टू x बाय y। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, तो ये मैंने जो पिछले लेक्चर जो पढ़ाया था ना, तो उसमें ये था। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में था। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूरी की पूरी कहानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिक मीन ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा हार्मोनिक मीन के बाद मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए मैं आपको 3 से 4 लेक्चर्स YouTube से सजेस्ट करके दूंगा। ठीक है, तो फिर वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो आप लोग की जो पार्ट रहता है जिसमें है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है। ठीक है, तो ये पोर्शन फिर मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। मीडियन बेसिक है, मोड बेसिक है, वेरिएंस बेसिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिक है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर पर डे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है, और जब हम क्लास में आएंगे तो आई होप सो कि ये लेक्चर्स आप लोग देख चुके होंगे। क्लास हमारी सिर्फ अगले वीक में आप लोगों की फ्राइडे को मैं आप लोगों की क्लास लूँगा नहीं, क्योंकि बस वो पेपर से एक दिन की क्लास, वो ये डे भी शॉर्ट होती है और पूरे वीक के लास्ट में फिर जब अगले वीकेंड से पेपर शुरू होने होते तो बच्चे आते भी नहीं हैं ज़्यादातर। तो हमारे पास टोटल रहते हैं 2 क्लास। ठीक है, तो मोस्टली मैं आप लोगों के इसी वीक में अगर ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के अगर इसमें मुझे कोई चीज़ लगा कि वो मैं पढ़ा दूं तो ज़्यादा बेहतर है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन मस्ट रिमेंबर जो भी चीज़ ऑनलाइन हम इधर पढ़ेंगे वो आप लोगों के पेपर का पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, और ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि ये बहुत से ट्यूटर सही नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, या वो पढ़ाते हैं मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो लगता है क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो मुझे आइडिया है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है पढ़ने में, लेकिन मुझे लगा कि स्टैट्स का ये कोर्स इम्पोर्टेंट है कुछ हद तक, तो कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की। ठीक है, क्योंकि 22 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो हार्डली हमारे पास 2 ही क्लासेस है फिज़िकली। जब हम कॉलेज आएंगे तो 2 क्लास में मैं आप लोगों को फिर क्या पढ़ा सकता हूँ, बहुत कम पढ़ाऊँगा जो भी पढ़ाऊँगा, तो फिर इसी से कवर अप कीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करें और इन्जॉय करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।